नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही, इसीलिए समय को ना गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे झारखंड जी के, आज हम लोग सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन नहीं देखेंगे। आज का क्वेश्चन सिलेक्टेड है और आप आखिरी तक बने रहिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? पहला है हीनयान, दूसरा है वज्रयान और तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्रयान। अब जिक्र आया है यहाँ पर बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, ये सब आप जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? लुम्बिनी में, और लुम्बिनी वर्तमान समय में नेपाल में है। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ईसवी और ईसा पूर्व में फ़र्क है, इसीलिए ये याद रखिएगा, ये ईसा पूर्व की बात हो रहा है। कहाँ हुआ था? 483 ईस्वी में, ये आपका कुशीनगर में, कुशीनगर भारत में है। लेकिन इनसे जुड़ा एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है या पूछता है बार-बार, वो है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया था या प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये पूछेगा, उसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव, चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो। अब जानते हैं हो जनजाति के बारे में। तो हो जनजाति जो है, झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति है। ये आपको जानना है। प्रजाति की दृष्टि से प्रोटोस्टलाइड में आती है। आपको ये जानना होगा कि झारखंड में जो 32 जनजाति है, उनमें से अधिकतर जो जनजाति है आपका प्रोटोस्टलाइड में है, ये आपको जानना होगा। और इनका जो हो जनजाति लोगों का जो नया एक लिपि बना हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। ये है आपका बारंग चित्ती लिपि। इनके युवा गृह का नाम है गीतीओड़ा और इन्हें लड़ाका कोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है रांची और तीसरा है हजारीबाग, चौथा है चाईबासा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाईबासा। आपको पता है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल। ठीक है। पहला है, आपको बता दें, पाँचों प्रमंडल का नाम बताते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, संथाल परगना और कोल्हान है। तो ये जो दुमका है आपका, ये संथाल परगना का मुख्यालय है। और ये जो रांची है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय है। ये हजारीबाग जो है, ये उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय है। और रह गया पलामू, पलामू का मुख्यालय है आपका मेदिनीनगर। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? पहला है रांची, दूसरा है गुमला और तीसरा है पलामू, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। अनुसूचित जाति यानी कि एससी सर्वाधिक मात्रा में पलामू में रहते हैं। अब बात आया है पलामू का, तो पलामू जिला कब बना है? 1 जनवरी ए 1 जनवरी 1892 ईस्वी में। ठीक है, 1892 ईस्वी में। अब जो झारखंड से जो लोकसभा का सीट है, पलामू में एगो एसी के लिए आरक्षित है, ये आपको याद रखना है। और ये भी साथ-साथ आप याद रख सकते हैं कि पलामू में, झारखंड में से में मसाले की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम क्या था? पहला है वेनंद पाहन, दूसरा है आनंद पांडे, तीसरा है सुकरा पाहन, चौथा है जयपाल मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनंद पाहन। जयपाल सिंह मुंडा का जो मूल नाम था, वो है आपका वेनंद पाहन। अब जयपाल सिंह मुंडा को मारंगोम के भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उनके जन्म का बात किया जाए तो इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिला के टिकरापाहन टोली में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और 1928 ईस्वी का जो एम्स्टर्डम हॉकी का ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल
दिलाया था, ये भी आपको याद रखना है। और ऑप्शन नंबर बी जो ये है आपका आनंद पांडे, ये बिरसा मुंडा जी का गुरु थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल का आंसर आप लोग लिंक करके याद कीजिए, तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर याद होता है, इसीलिए लिंक करके हम बताते हैं। लेकिन किसी ने मैसेज ये कहा था कि सर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जल्दी-जल्दी बताइए। अरे भाई जल्दी-जल्दी से नहीं, उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है उसका आंसर आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, पहला है किस नहीं 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? पहला है 1936 ईस्वी, दूसरा है 1912 ईस्वी, तीसरा है 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी। तो बंगाल प्रांत से बिहार अलग कब होता है? 1912 ईस्वी में। और 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा अलग-अलग राज्य हो जाते हैं। ये भी आपको जानना होगा। और ये 2000 ईस्वी में ये बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। ये आपको जानना है। पहले बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब एक ही राज्य के अंतर्गत आते थे, वो भी बंगाल क्षेत्र के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी की शुरुआत में झारखंड के क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुका था? पहला है कबीर, दूसरा है रसखान, तीसरा है चैतन्य महाप्रभु, चौथा है मीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य महाप्रभु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? पहला है 1907, दूसरा है 1905, तीसरा है 1908 और चौथा है 1910। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1908 ईस्वी में। और तारीख पूछ लिया जाए तो आपको तारीख सही तो बताते हैं। तो ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि सीएनटी जो पारित किया गया था आपका 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, ये आपको याद रखना है। अब इस सीएनटी एक्ट का जो ब्लूप्रिंट तैयार किए थे उसका नाम था जॉन एच हाफमैन। ठीक है, और इसमें कभी-कभी ये भी पूछ देता है कि इसमें कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं। तो इसमें 19 अध्याय है और 271 धाराएं हैं। 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। ये भी आपसे पूछता है। और आपको झारखंड में है तो सीएनटी एक्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है जतरा भगत और चौथा है बुद्धू भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा। देखिए यहाँ पर झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन लिखने वाले थे, लेकिन 1950 इसलिए डाल दिया कि पिछले बार कोई मैसेज करके कहता है कि सर झारखंड बना है 2000 ईस्वी में, तो झारखंड पार्टी उससे पहले कैसे बन सकता है? अब एक से एक महान लोग हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर पूछा है झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन इसको आपको और आगे बताते हैं कि इनका जो चुनाव चिन्ह झारखंड पार्टी का वो था आपका मुर्गा छाप। और जब 1952 ईस्वी में बिहार विधानसभा में जो चुनाव होता है, उसमें ये विपक्षी दल बनता है। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सा के लिए ये सत्ता वाला पार्टी नहीं बनता है, लेकिन ये विपक्षी दल बनता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए हैं? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा। अब गढ़वा में भी कहाँ? भवनाथपुर में ये सब प्राप्त हुए हैं। अब गढ़वा की बात किया जाए तो गढ़वा जिला बना है आपका 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद को 1916 से 1919 ईस्वी तक कहाँ नज़रबंद रखा गया था? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है हजारीबाग, चौथा रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। और रांची जिला कब बना है? 1899 ईस्वी में।
ये वही मौलाना आज़ाद हैं, मौलाना अबुल कलाम इनका पूरा नाम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हें ही भारत देश का पहला शिक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, ठीक है? और ये रांची में 1916 से 1919 ईस्वी तक रहे थे, 3 सालों तक यहीं नज़रबंद थे, ठीक है? उसी समय ये जो थे मौलाना साहब 1917 ईस्वी में अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया की स्थापना रांची में किए थे। ये भी आपको याद रखना है। अंजुमन इस्लामिया और मदरसा मदरसा इस्लामिया इसका स्थापना 1917 ईस्वी में मौलाना आज़ाद के द्वारा कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का स्थापना किसने की थी? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है ठेबले उरांव, तीसरा है कार्तिक उरांव, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक उरांव। ठीक है, कार्तिक उरांव झारखंड के लोगों को जानना ज़रूरी है और ये झारखंड के बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति में से में थे। एटलीस्ट ये पूरे भारत के लिए महान व्यक्ति थे, तो इनके बारे में थोड़ा-सा मैं डिटेल बता रहा हूँ, वक़्त लगेगा, लेकिन आप इनके बारे में जान लीजिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसीलिए थोड़ा-सा डिटेल बताते हैं। तो यहाँ पर बात हुआ है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का, तो इसका गठन हुआ था 1968 ईस्वी में। अब हम लोग बात करेंगे कार्तिक उरांव का। तो कार्तिक उरांव का जो जन्म हुआ था गुमला जिले के करौंदा लिट्टा टोली में हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर को 1924 ईस्वी में। ठीक है, इनके पिता का नाम था जबरा उरांव और इनके माता का नाम था बिरसी उरांव। ये कार्तिक महीने में पैदा लिए थे, इसलिए इनका नाम कार्तिक उरांव रखा गया था। और आपको बता दें कि बिहार से इन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किए थे, ठीक है? आगे शिक्षा के लिए जब इंग्लैंड ये चले जाते हैं, फिर 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटिव न्यूक्लियर पावर स्टेशन का प्रारूप बनाकर ये इंग्लैंड को देते हैं। यह पावर स्टेशन अभी वर्तमान में आज हिंकले न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? उसके बाद जब यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके निवेदन पर, उनके आग्रह पर ये 1961 ईस्वी को 9 वर्ष बाद भारत लौटते हैं, ठीक है? उसके बाद जो यहाँ हटिया में आपका एचएससी है, एचएससी में ये डिप्टी चीफ इंजीनियर डिजाइनर बन जाते हैं, ठीक है? ये 3 बार लोहरदगा से सांसद भी रहे हैं और ये केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, ठीक है? अब संसद भवन में गिरने के कारण इनका मृत्यु कब हो जाता है वो बताते हैं आपको। 8 दिसंबर 1981 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम था सुमति उरांव। अब इनके मृत्यु के बाद भी इनका इतना वहाँ पर पहुँच था या इतना पहचान बन गया था या इतने लोग चाहते थे कि इनकी मृत्यु के बाद भी इनकी पत्नी सुमति उरांव लोहरदगा से सांसद बनती है। ये इम्पोर्टेंट था इसीलिए बता दें, थोड़ा-सा 1 मिनट लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस त्योहार में 9 दिन के उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पाँव चलता है? पहला है शिवरात्रि, दूसरा है पूजा, तीसरा है देव उठान, चौथा है काली पूजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडा पूजा। आप सभी जानते हैं कि मंडा पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण वाला पूजा है। इसे शिव जी का कठोर तपस्या भी आप लोग कह सकते हैं, यानी कि शिव पूजा का कठोर आराधना भी कह सकते हैं, ठीक है? ये शिव जी से संबंधित त्योहार है। अब इसमें होता क्या है आपको डिटेल बताते हैं, इसमें भी थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। देखिए, मंडा पूजा आपको बैसाख महीने में मनाया जाता है। बैसाख हिंदी कैलेंडर है, आप जानते होंगे बैसाख, बैसाख महीने में मनाया जाता है और ये शिव भगवान से संबंधित है, ठीक है? इसको भगवान शिव की कठोरतम उपासना भी कहते हैं और जो यहाँ पर पुरुष उपासक जो होता है उसको भोक्ता कहते हैं, भोक्ता। और जो महिला उपासक होता है उसे सोक्ताइन कहते हैं और इसमें एक जो रस्म है कि आग में नंगे पैर चलना, उस विधि को क्या कहते हैं? फुलकुंदी भी इसको कहते हैं। और आप देखिएगा कि उपासक को पीठ में कील के बल पर लटकाकर घुमा के फूल वितरित करवाया जाता है। इसे धुआंसी भी कहा जाता है। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट था इसलिए आपको डिटेल बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? पहला है रांची सेंट्रल जेल, दूसरा है होटवार जेल, तीसरा है हजारीबाग जेल, चौथा है पटना कैंप जेल, पटना कैंप जेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना कैंप जेल में मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पर आया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिक्र। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किन्होंने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये दांडी यात्रा करके शुरू करते हैं और इसको 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून बना के नमक कर का विरोध करते हुए इनका पूरी तरह से ऐलान कर देते हैं। ये आपको जानना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका कि जादू पटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है लातेहार, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका। तो जादू पटिया एक चित्रकला है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो चित्रकला है संथाल जनजातियों के बीच काफ़ी प्रचलित चित्रकला है। ठीक है, क्योंकि संथालों के द्वारा संथाली भाषा में चित्रकार को क्या कहा जाता है? जादू। और कपड़ा का पट या कागज के पट जो होता है उसके टुकड़े, उसमें ये पेंटिंग किया जाता है, इसलिए इस प्रकार के पेंटिंग को जादू पटिया भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें होता है लाल, हरा, भूरा, नीला रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और ये जो रंग होता है आपका प्राकृतिक नेचुरल वाला होता है। हल्दी हो गया, हरा पत्ता को पीस के या नील जो होता है या पत्थर आदि को घीस के ये रंग तैयार किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और संथाल के बारे में तो बार-बार बताते हैं, आज नहीं बताते हैं। एक लाइन केवल बता देते हैं कि संथाल जो है झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा संथाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पहला है भंडारे, दूसरा है नाइके, तीसरा है पाहन और चौथा है महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइके। यहाँ पर है मांझी शासन व्यवस्था। तो मांझी शासन व्यवस्था किसके शासन व्यवस्था कहते हैं या किस जनजाति की शासन व्यवस्था कहते हैं? ये हो जाएगा संथाल। संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था कहते हैं और उनका जो धार्मिक प्रधान होता है उनको नाइके कहते हैं। अब अभी आपको थोड़ा सा संथाल के बारे में बताते हैं। तो संथाल जो है झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है और उनका जो भाषा संथाली है और संथाली भाषा का लिपि ओल चिकी है। ओल चिकी है और ओल चिकी का आविष्कार किए हैं रघुनाथ मुर्मू जी। कब किए हैं? 1941 ईस्वी में किए हैं और 1941 ईस्वी में रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी बना है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला है तीरंदाज, दूसरा है कुश्ती और तीसरा है हॉकी, चौथा है पर्वतारोहण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतारोहण। ठीक है, तो थोड़ा-सा प्रेमलता अग्रवाल के बारे में जान जाते हैं चूँकि ये झारखंड से संबंधित है और ये बहुत ही उम्रदराज महिला होते हुए भी एवरेस्ट को फ़तह की थी, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा भी इन्होंने और बहुत सा कामयाबी की हुई है, जिससे ये सातों महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और ये 2008 ईस्वी में जो अफ्रीका में सबसे ऊँचा जो पहाड़ है वो कौन-सा है? माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने उस पर भी फ़तह हासिल की है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। अब रांची में बहुत सारा स्टेडियम है, ये तो शताब्दी स्टेडियम हो गया, आपका मेकन स्टेडियम भी है, आपका जयपाल सिंह स्टेडियम भी है और आपका जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम भी है। ठीक है, तो रांची में बहुत सारा स्टेडियम है और बात किया जाए रांची जिला कब बना तो 1899 ईस्वी में बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कौन सी जनजाति सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है खरवार जनजाति, चौथा है बिरहोर जनजाति।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरवार जनजाति। अब खरवार जनजाति, इसको लड़ाकू जनजाति भी कहते हैं, इन्हें 18 हजारी जनजाति भी कहते हैं, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जो जनसंख्या था 2,48,974 था, जो कि प्रतिशत में आपका हो जाता 2.88%। और इनका जो मुख्य निवास स्थान हो आपका पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, लातेहार में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कर्मा नृत्य के दो रूप कौन कौन से हैं। पहला है मागे और जोरगो, दूसरा है गोती और छौ, तीसरा है खेमटा और भिनसारी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेमटा और भिनसारे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कर्मा जो है आपका झारखंड के जो जनजाति है उनका एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। यह भादो महीने के एकादश में मनाया जाता है, ये भी आपको जानना है। इसमें करम डाली की पूजा भी की जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कभी-कभी ये भी सवाल पूछ देता है कि कर्मा नृत्य कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एगो खेमटा होता है, एगो भिनसरिया या भिनसारी होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है मेरा व्हाट्सएप नंबर, किसी को कुछ मैसेज करना है या मैसेज के माध्यम से कुछ बात करना है तो आप यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं, 9122520550। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं शामिल नहीं होती है। पहला है सोहराय पर्व, और दूसरा है जनी शिकार, तीसरा है नवाखानी, चौथा है चांदी पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी पर्व। अब चांदी पर्व जो होता है ये क्या होता है आपको थोड़ा सा बता देते हैं डिटेल में, ठीक है। अब चांदी पर्व ये उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है, माघ के पूर्णिमा में। अब इस दिन सफ़ेद बकरा का बलि चढ़ाई जाती है। अब इसमें महिलाएं तो भाग नहीं ही लेती हैं, लेकिन जिस घर में अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उस घर के पुरुष भी इसमें भाग नहीं लेता है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और ये जो ऑप्शन नंबर ए सोहराय जो है आपका, ये पशुओं से संबंधित त्यौहार है जो कार्तिक के दूसरे दिन मनाया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन। ये जनी शिकार त्यौहार है, ये जो है 12 साल में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार है। इस दिन महिलाएं पुरुष वेश धारण करके शिकार करने जाती है, ठीक है। ये सिंगी दे और कैली दे की यादों में मनाया जाता है। और नवाखानी जो है तीसरा नंबर, ये जो है नवाखानी आपका कि किसानों के द्वारा जब अन्न तैयार होकर आता है तो उसको खाने से पहले एक पर्व मनाया जाता है नवाखानी, वही है, नया भोजन करने से संबंधित त्योहार है नवाखानी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एगो साइंस का है और ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, ठीक है। आज का क्वेश्चन इतना ही रहेगा, कल हम फिर से लेकर आएँगे झारखंड जीके का। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी की ऊपरी सतह जब बर्फ में बदल जाती है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, कैसे? देखिए आप देखिएगा जहाँ झील-उल तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा पानी ठंडा पड़ता है वहाँ कि बर्फ बन गया है ऊपर-ऊपर, लेकिन नीचे में मछली-उछली लोग ज़िंदा रहता है, कैसे? तो बर्फ बनने के बाद भी नीचे हिस्सा का जो पानी है उसमें 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और 4 डिग्री सेल्सियस में पानी की अवस्था में रहता है, वो जमता नहीं है, ठीक है? इसीलिए वहाँ पर जीवित रह सकता है। अब यहाँ हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन। देखिए, पहला है शरीर में ऑक्सीजन जमा रहता है, दूसरा है वे बर्फ में साँस ले सकते हैं, तीसरा है पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिसमें बर्फ के नीचे सतह पर पानी रहता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है? नीचे 4 डिग्री सेल्सियस रहता है और उसमें पानी मौजूद रहता है, उसी में वे साँस लेते हैं और रहते हैं। ठीक है, आज का क्लास इतना सा ही बस। कल फिर से मिलते हैं नए सवाल और नए क्वेश्चन के साथ। सवाल और क्वेश्चन तो एक ही हो गया भाई। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।